हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून गुड सर। गुड आफ्टरनून आफ्टरनून, गुड सर। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लिसन, सुनो आप गुड लोग, आफ्टरनून सर। कल आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव किया गया था। फिर आपने न्यूमेरिकल्स आपने स्टडी किया। आज जो आपको बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी, फिर आपको बताएंगे फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और फिर आपको एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। आज का टॉपिक होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी पर। सर काइनेटिक एनर्जी का सर फार्मूला एक बार और डिराइव करा दीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला और अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, देख लो एक बार अगेन फार्मूला रिवाइज कर दे रहे हैं। चलो देखो, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए यहां पर एक फिगर हम फॉर्म कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि ये एक बॉडी है जिसका इनिशियल पोजीशन ए हो गया, फाइनल पोजीशन बी। यानी इस बॉडी पर जब हम फोर्स एफ अप्लाई करते हैं, इस बॉडी पर सपोज कर लीजिए कि जब हमने फोर्स अप्लाई किया, ये हो गया आपका डायग्राम। सर दोनों बॉडी तो एक ही है ना? नहीं नहीं, एक ही बॉडी है। यही बॉडी डिस्प्लेस होकर के ए से बी पोजीशन में मूव की है। यानी इस बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई किया है। सपोज कर लीजिए हमने ये फोर्स अप्लाई किया है, तो इस फोर्स के वजह से ये बॉडी इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव कर रही है, ठीक है। और ये यहां से यहां तक इसका हमने डिस्प्लेसमेंट मान लिया, ठीक है। यानी इस बॉडी पर जब फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं तो ये बॉडी इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव कर रही है, और यस डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी भी हो जा रही है। ये मैंने फिगर आपके सामने दिखाया। मतलब फिगर के अंतर्गत मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बॉडी है, ये एक बॉडी है जिसके मास हमने यम मान लिया कि लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास यम व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स एफ, then the body moved with initial velocity u with uniform accelerations a, and to travel the s distance its velocity becomes the v। मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट है। जिस सिंबल को आप समझ रहे हो कि यह फोर्स को शो कर रहा है, यम मास को शो कर रहा है, यू इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, यस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, और उस बॉडी का फाइनल वेलोसिटी भी है, और ये क्या है, एक्सीलरेशन है। तो यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं वो आप कॉपी पर नोट करोगे, लेकिन लिखोगे जब आप फेयर करोगे, लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m ड्यू टू अप्लाइड द फोर्स F मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u with uniform accelerations a, and to travel the s distance its final velocity becomes v। ये है आपका पॉइंट इतना। अब फार्मूले को डिराइव करने के लिए हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ले रहे हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी स्क्वायर प्लस 2as। ई वी स्क्वायर को इक्वल के इधर ले आएंगे तो बी स्क्वायर माइनस ई वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप क्या करिए, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 ई वी स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया वैल्यू a और यस हो गया। मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर सेम नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हम बोथ साइड यम से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यम से, तो ये हो जाएगा वैल्यू एम भी स्क्वायर बाई 2 माइनस यम यू स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा यम ए यस। अब नेक्स्ट लाइन में आप ये देखिए, एम भी स्क्वायर बाई 2 को हम हाफ यम भी स्क्वायर नोट कर दिए, हाफ यम यू भी स्क्वायर, और यम और ए को हमने ग्रुप बना लिया और यस को अलग कर दिया ग्रुप से।
और आपने पढ़ा होगा न्यूटन सेकेंड लॉ के अंतर्गत F इजिकल टू एम ए, यही एम ए जो है इस फोर्स के इक्वल्स हो जाएगा। तो हाफ एम भी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इजिकल टू एफ इंटू यस। और आपने क्या देखा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा कि किसी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई किया जाए और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स के डायरेक्शंस में हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और उस वर्क डन का जो वैल्यू होता है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के इक्वल्स होता है। तो इस एफ इंटू यस को हम वर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्क। W इजिकल टू हाफ एम भी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये वर्क डन हो गया। अब यहां एक कॉन्सेप्ट आता है, ये है कि इफ इनिशियली बॉडी इज रेस्ट, अगर इनिशियली अगर बॉडी रेस्ट है, तो अगर बॉडी रेस्ट है इसका मतलब कि ये रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट कर रही है। तो आप जानते हैं कि यू का वैल्यू क्या होगा? 0। 0। अब जब यू को इसमें 0 कर देंगे तो ये वैल्यू आएगा हाफ एम भी स्क्वायर इजिकल टू W, ये वैल्यू आएगा। और याद करिए कल मैंने आपको डेफिनेशन दिया था काइनेटिक एनर्जी का, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। तो आप ये बताओ कि ये वर्क डन किसके वजह से हुआ है? बॉडी के मोशन की वजह से वर्क डन हो रहा है, और यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब क्या हुआ कि W ही क्या है? आपका काइनेटिक एनर्जी है। इस यही काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया K इजिकल टू हाफ एम भी स्क्वायर। तो यही फार्मूला आपको मैंने डिराइव किया था। ये आर्टिकल्स कंप्लीट हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। बोलिए, कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, वो है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पर डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, अब ध्यान से सुनिए आप लोग। पोटेंशियल एनर्जी आपको जो है ये आर्टिकल्स डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन क्या है? द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी by virtue of its position or configuration is called the potential energy. Again, एक बार फिर से आप सुनिए। The energy possessed by a body by virtue of which its position or configurations is called the potential energy. मतलब एग्जाम्पल के रूप में आप ये समझ लीजिए कि अर्थ के विथ रेस्पेक्ट में अगर किसी बॉडी के अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है तो उसके पास एनर्जी है, और वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है। एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए, अगर ये चाक है, इसको इस हाइट पर हमने यहां पर रखे हैं, यहां से अगर फ्री फॉल हम इसको करा दें तो इस चाक के पास वर्क करने की कैपेसिटी हो जाएगी, और जब वर्क करने की कैपेसिटी होगा तो इसके पास एनर्जी होगा, और वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। तो द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन हम नोट कर दे रहे हैं, आप देखिए। द एनर्जी पोसेस्ड, द एनर्जी the energy possessed by a body
Virtue of position. हाँ, by virtue of its positions, Position or हाँ, configuration. position or configurations. Configuration is called Potential energy. potential energy. Is called Sir, what is potential virtue? energy. ये डेफिनेशन हो जाएगा आपका कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय virtue of its position or configuration is called the potential energy. Sir, what is virtue? अब देखिए, सपोज कर लीजिए कि किसी भी हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्री फॉल करा दिया जाए, हम फोर्स ना लगाएं, हम फ्री फॉल कराते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि इन द absence of external force if the body moved due to only gravitational force is called the free fall. यानी अगर कोई बॉडी जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो, वो बॉडी केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव कर रही हो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव करिए, क्योंकि जानते हो कि अर्थ किसी भी सभी बॉडी पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, जिस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही उस बॉडी का वेट होता है। इसका मतलब कि फ्री फॉल के दौरान कोई भी बॉडी अपने वेट के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फ्री फॉल करती है, डाउनवर्ड मोशन करती है, हम उस पर फोर्स नहीं लगाते हैं। तो जब मूवमेंट करती है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, और जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो उस बॉडी के पास वर्क करने की कैपेसिटी हो जाती है, और जब वर्क करने की कैपेसिटी हो जाती है तो उस समय उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, जिस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसीलिए यहां पर वर्ड लिखा गया है virtue of its position or कॉन्फ़िगरेशन। ये पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन क्या शो कर रहा है कि अर्थ के विथ रेस्पेक्ट में अगर किसी बॉडी के पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है तो उसके पास एनर्जी स्टोर होगा, लेकिन उस एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों का खिलौना होता है, उसमें चाबी होता है, जब आप चाबी को राउंड अप कर लेते हो, समझ में आया, और राउंड अप करके जब उसको अर्थ पर जमीन पर रखते हो तो खिलौना दौड़ने लगता है, हाँ? या XYZ कोई भी एक्टिविटी उसके अंदर है तो वो करना शुरू करता है। अब सोचो कि आपने केवल उसमें चाबी दिया है, चाबी देने का मतलब कि चाबी को राउंड अप करते समय आपने क्या किया, वर्क किया। टॉय के यानी जो खिलौना है उसमें जो चाबी आपने राउंड अप किया, उस समय आपने क्या किया, वर्क किया, और जो वर्क किया वो वर्क उस खिलौने के अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है, वो वर्क जा करके स्प्रिंग में एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। इसका मतलब कि उस स्प्रिंग के पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग हुआ, और उस चेंजिंग होने की वजह से वो जो वर्क डन हमने किया खिलौने को ट्विस्ट करने में, वो वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो गया, स्टोर हो गया। जैसे ही उस खिलौने को आप जमीन पर रखते हो, आप जानते हो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वही स्टोर्ड एनर्जी जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने की वजह से वो खिलौना अपना एक्टिविटी, अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। जैसा कि आप लोग पर डे डेली लाइफ में देखते हो, ये एग्जांपल्स, ये है एग्जांपल्स है आपका पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन मैंने आपको बताया, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय virtue ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। अब हम चलते हैं इसका फार्मूला डिराइव करने के लिए। तो क्या इसका फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का? So what is the mechanical energy? अभी आप ये जो एक स्टेप आगे से बोल रहे हो, Well, समझ में आया? एक स्टेप आप आगे बोल रहे हो। अभी हम पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ाएंगे, तब ना उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी आपको पढ़ाएंगे। तो स्टेप वाइज हम चल रहे हैं। आप केवल क्या करो कि जो बताया जा रहा है, जिस चीज को बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनो, उसको स्टडी करो, और उतना ही घर पे स्टडी करो जितना आपको बताया गया। तो अब हम आपको स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के बाद आपको हम इसका फार्मूला डिराइव करेंगे कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी अगर स्टोर भी कहीं हो जाए तो उसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, जो स्टोर ही ना है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये बताओ, ये डस्टर मैंने अपने हैंड में लिया है, यस सर। तो अर्थ के विथ रेस्पेक्ट में इसका हाइट है या नहीं है, बोलो।
है है। सर। है, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है और वही है पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। अगर यहां से हम कोई फोर्स ना लगाए, केवल इसको फ्री कर दे, तो इसके पास वर्क करने की कैपेसिटी हो जाएगी। ये वर्क कर सकता है। ये डस्टर बिना अप्लाइड फोर्स के, हमने फोर्स भी नहीं लगाएंगे तो भी ये वर्क कर सकता है। क्यों वर्क कर सकता है? क्योंकि इसका वेट यस है, सर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इस प्लेसमेंट पर होगा। काम कर रहा है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स से इस बॉडी का वेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ काम कर रहा है। जैसे ही हम इसको फ्री करते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड मोशन करता है, तो इसका मतलब कि डाउनवर्ड फोर्स भी लग रहा है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये वर्क कर रहा है, यानी वर्क हो रहा है। लेकिन ये वर्क हमने तो नहीं किया, ये तो वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, हमने तो वर्क नहीं किया। हम जो वर्क करेंगे पॉजिटिव, यस हम सर। वर्क करेंगे जो पॉजिटिव, लेकिन हमारे ऑब्सेंस में Positive जो हो वर्क जाएगा। हो रहा है, विदाउट अप्लाइड द एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा है, तो वो वर्क हमने नहीं किया, इसीलिए मैथमेटिकली उसका सिंबल हम निगेटिव लेते हैं। इसीलिए हम Negative पोटेंशियल देंगे। एनर्जी का सिंबल पॉजिटिव नहीं, निगेटिव लेते हैं, क्योंकि हमने तो वर्क किया ही नहीं है। वो तो एनर्जी पहले से स्टोर्ड है उसके अंदर, तो स्टोर्ड एनर्जी को हम जो है सिंबल निगेटिव साइन द्वारा शो करेंगे। तो अब हम लेते हैं यहां से फार्मूला। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी? The energy possessed by a body worthy of its position is called position. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ an object at height ये हेडिंग है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट। सपोज कर लीजिए, लेट अस कंसीडर दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ एंड one object whose mass is small m. Initially the body is rest and the height of this body from the earth is h. Small h. अब डायग्राम शो कर लीजिए। इस डायग्राम के अंतर्गत मैंने ये शो किया है कि एक बॉडी जिसका मास m है, ये इनिशियली बॉडी रेस्ट है, इस बॉडी का अर्थ से हाइट h है। अब ये डिस्कस करना है कि आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स में बताया गया है कि द फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ ऑन एवरी बॉडी सिचुएटेड इन होल यूनिवर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वेट ऑफ द बॉडी। यानी अर्थ सभी बॉडी पर एक फोर्स लगाती है, जिस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, जिसको हम वेट ऑफ बॉडी कहते हैं। तो कंफर्म है कि इस बॉडी पर एक आपका फोर्स वर्क कर रहा है। वो फोर्स है क्या? तो उसका वेट है या ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अब ये देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी पर डाउनवर्ड काम कर रहा है और ये फोर्स ही उस बॉडी का है क्या? वेट है। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अगर इस बॉडी को यहां से हम फ्री फॉल करा दें, अगर बॉडी को हम फ्री फॉल करा दें, तो ये बॉडी इस फोर्स की वजह से कितना डिस्टेंस मूव कर रही है? h डिस्टेंस मूव कर रही है। डिस्टेंस किस फोर्स की वजह से? इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव कर रही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या हो गया? Body. F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू m इंटू M. क्लियर? F ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड द वेट ऑफ द बॉडी एंड वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू अर्थ ग्रेविटी, मास इनटू अर्थ ग्रेविटी। यही आपका फोर्स है जो बॉडी पर वर्क कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसी फोर्स के वजह से फ्री फॉल के दौरान बॉडी कितने हाइट मूव कर रही है? h हाइट। यही हो गया डिस्प्लेसमेंट।
इसका मतलब कि बॉडी के अंदर वर्क करने की कैपेसिटी हो गया वर्क, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एच, F की जगह वैल्यू पुट करेंगे mg एच, तो W इज इक्वल टू mg एच, दैट W इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को या तो P से डिनोट करते हैं या तो फिर U से डिनोट करते हैं। इस तरह से इसका सिंपल P लिखिए या U लिखिए, इसका वैल्यू होगा mg एच। ये हो गया फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, यानी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला वेट का यूनिट क्या होगा सर? mg एच। वेट का यूनिट क्या होगा सर? वेट का यूनिट, अगेन आप बोलो, साउंड क्लियर वेट आना का चाहिए। यूनिट। वेट का, हेलो, यस सर। वेट का यूनिट ना। यस सर, यस सर। अच्छा तो ये बताइए, आपको जो डेफिनेशन बताया गया, अगर उस डेफिनेशन को ध्यान से आप सुने होते तो आपको पूछने की जरूरत नहीं होता। अर्थ सभी बॉडी पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, जिस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या है? वेट ऑफ बॉडी होता है। इसका मतलब कि वेट क्या है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और आप ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट न्यूटन पढ़े हो, तो वेट का यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन होगा। ओके, तो सर हम लोग का वेट केजी में क्यों लिखा था? हाँ, आपका वेट केजी में लिखा जाता है। आपने कहाँ पढ़ा है? कहीं कहीं आपने देखा है कि आपका वेट केजी में लिखा गया है? कहीं नहीं लिखा गया है, आपने गलत पढ़ा है। अब आप सुनो, मैं बता रहा हूं, आपने गलत स्टडी किया है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास केजी में होता है, वेट केजी में नहीं होता है। वेट या फोर्स का यूनिट याद रखना, किसी बॉडी का वेट या तो न्यूटन में एक्सप्रेस कर सकते हो या तो किलोग्राम फोर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो आप। किलोग्राम फोर्स, केजी फोर्स, केजीएफ में सर। यहां देखिए, सपोज कर लो कि किसी बॉडी का मास 10 केजी है, तो देखो हम कहेंगे कि उसका वेट जो है 10 केजी फोर्स है। यानी किसी बॉडी का मास अगर 10 केजी है तो उसका वेट 10 किलोग्राम फोर्स कहेंगे हम। क्या कहेंगे? 10 किलोग्राम फोर्स कहेंगे। किसी बॉडी का मास 10 केजी है तो उसका वेट कभी 10 केजी नहीं होगा, उसके साथ फोर्स ऐड करना होगा। वेट होगा 10 केजी फोर्स। और याद रखना 1 केजी फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन्स। 9.8 न्यूटन्स। इन राउंड फिगर यू कैन आल्सो टेक 10 न्यूटन्स। तो जब भी अगर किसी बॉडी का अगर वेट अगर किलोग्राम फोर्स में दिया हो तो उसे न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 10 से या 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट उस बॉडी का वेट न्यूटन्स में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अब तो आपका सर 1 जीएफ दिया रहेगा तो? हाँ सर 1 जीएफ। 1 जीएफ, वेरी गुड। आप बताओ किलोग्राम फोर्स तो हाँ सुनिए सर मतलब ये बताइए कि किलोग्राम एंड ग्राम, किलोग्राम जो है एसआई यूनिट है एंड ग्राम आपका सीजीएस यूनिट है ना? यस सर, सीजीएस। तो आपको पता होना चाहिए कि जी का वैल्यू जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन ये एसआई में है। किसमें है? इसी को सीजीएस में चेंज करेंगे तो ये 980 हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया सीजीएस। बोलो सही है? यस सर। ये लाइन समझ में आया? हाँ। तो आप बताओ कि अगर किसी बॉडी का मास अगर ग्राम में दिया है, किसी बॉडी का मास मान लेते हैं कि 10 ग्राम है, तो इसका वेट जो हो जाएगा वो 10 ग्राम फोर्स होगा। अब इसको हमें चेंज करना है तो 10 एंड 1 ग्राम फोर्स का वैल्यू 1 ग्राम फोर्स का वैल्यू 980 से 1 ग्राम फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए 980 से क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो 980 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेट तो निकलेगा, लेकिन ये वेट आपका न्यूटन नहीं होगा। क्या होगा? डाइन होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीजीएस सिस्टम में जो है वेट या फोर्स का यूनिट डाइन होता है, जबकि एसआई सिस्टम में वेट या फोर्स का यूनिट होता है। न्यूटन और केजी होता है।
तो अब तो पॉइंट क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, यस सर। आपको मैंने पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन बताया, फिर आपको मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव किए। अब आइए पोटेंशियल एनर्जी पर न्यूमेरिकल्स आपको बता रहे हैं कि कैसे आप। एक एरोप्लेन अगर उड़ रहा है सर, वो पोटेंशियल होगा कि काइनेटिक? हाँ, क्या चीज? सर हेलो। एक एरोप्लेन अगर फ्लाइंग कर रहा है हाँ, तो काइनेटिक होगा पोटेंशियल सर, दोनों होगा ना? दोनों होगा, क्योंकि एरोप्लेन जो है मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है, और साथ ही साथ वो एरोप्लेन अर्थ के विथ रेस्पेक्ट में हाइट पर है, हाइट पर फ्लाइट कर रहा है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। इस तरीके से उस फ्लाइट की टोटल एनर्जी जब निकालोगे तो वो होगा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी। समझ में आया? सर काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन बताया था ना? यस सर। तो मोशन से मतलब मोशन से वो वर्क करती है सर। हाँ, तो सर अर्थ भी मोशन करती है सर, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी लगता है? अर्थ मोशन कर रही है, अर्थ के पास काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि मोशन में है। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड 24 आवर में एक बार रोटेट कर जाती है, और वही अर्थ सन के अराउंड 1 ईयर में क्या करती है? रोटेट कर जाती है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है इससे बताइए? तो सर आप मतलब क्या यहाँ पे भी जानना चाहते एनर्जी हैं मतलब इससे? हाँ? काइनेटिक, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी लगेगा सर? कहाँ पे? सर जो अर्थ मूव कर रही है तो वो भी काइनेटिक एनर्जी में आएगा? अच्छा, तो ये बताओ कि उसके पास मोशन नहीं है। अगर मोशन नहीं कर रही है तो फिर कैसे अपने एक्सिस के अराउंड 24 आवर में 1 बार रिवॉल्व कर जा रही है? ये बताओ कि तुम मेरी गो राउंड यानी चरखी पर बैठे हो, चरखी पर बैठे हो, चरखी हाँ, राउंड में झूलती है, तो बताओ चरखी जब राउंड अप कर रही है तो उसमें जब बैठे हो तो तुम भी तो राउंड अप कर रहे हो, तुम भी तो मोशन में हो। ये बताओ, ट्रेन चल रही है यस सर। तो ट्रेन के पास काइनेटिक एनर्जी है, और ट्रेन में आप बैठे हो, आप भी तो उसके साथ मोशन कर रहे हो। यस सर। तो क्या हम क्या रेस्ट कंडीशंस में है? Yes, ऐसा है कि कहने का मतलब कि ट्रेन के विथ रेस्पेक्ट में हम क्या है? मोशन कर रहे हैं। नहीं, ट्रेन के विथ रेस्पेक्ट में ट्रेन चल रही है तो हम उसमें बैठे हैं, तो ट्रेन के विथ रेस्पेक्ट में तो हम रेस्ट कंडीशंस में है, क्योंकि पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। लेकिन अगर बाहर से देखा जाए, अगर अर्थ के विथ रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ट्रेन का भी पोजीशन चेंज हो रहा है, हमारा भी पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, यानी मोशन में है। अगर कोई भी बॉडी मोशन में होगी तो निश्चित है कि टाइम के विथ रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन क्या होगा? चेंज होगा, चेंज होगा। Yes. देखो, डिफरेंट सिस्टम पर डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं, हर एग्जांपल्स को हर जगह पर यूटिलाइज हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमने तुमको एक लाइन में बताया कि अगर कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तुम एज्यूम्ड कर लो कि वो बॉडी मोशन में है या नहीं है। अगर मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है, अगर मोशन में नहीं है तो फिर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यहां तक की बात करते हुए एटम्स के लिए, एवरी सबस्टेंस इज मेड अप ऑफ द टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, एंड इन एटम in the center a small place is situated that is called the nucleus, and in nucleus proton and neutron is situated and electron revolving around the nucleus into the circular orbit। अब बताओ कि जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा, इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। सर धीरे दीजिए। बोलो। यस सर। तो क्या इसमें समझने की चीज है? जब तुमको कंफर्म बता दिया गया कि कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसमें कोई डाउट नहीं। सर क्या सर अर्थ वर्क डन करती है? अब ये देखो, करती है या नहीं करती है, तुम अपने माइंड से थिंकिंग करना है तो वर्क करती है या नहीं करती है, वहां से बोलने से नहीं होगा। मैंने तुमको जो बताया उस चीज को ध्यान से सुनो। अगर अर्थ मूव कर रही है तो क्या अर्थ भूकंप नहीं आता है? भूकंप आने पर पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है? ये बताओ। कभी कभी सुना है, कभी सुना है समुद्र में ज्वार भाटा आता है, नाम सुना है कभी? Yes, sir. कहां से आता है? कभी इसके बारे में स्टडी किया है? तो अब चाहोगे तो सब तुमको एक ही जगह बताए, तुम पर्दे स्क्रीन के पीछे बैठे हो। इसलिए कहा जाता है कि जो तुमको कॉन्सेप्ट मैंने दिया पहले धीरे धीरे उसको अपने माइंड में स्टोर करते जाओ। जब तुम्हारे पास फुल जब कॉन्सेप्ट आ जाएगी तब तुम इमेजिनेशन करो। याद करो, साइंटिस्ट न्यूटन ने चाइल्डहुड में
जब गार्डन में बैठे थे तो उन्होंने फ्रूट के ट्री से एक फ्रूट को अर्थ पर ड्रॉप होते हुए देखा। यह ड्रॉप हुआ, सभी उनके फ्रेंड्स उस फ्रूट को लेकर के दौड़े, लेकिन न्यूटन अपने ही जगह पर बैठा रहा। क्यों बैठा रहा? क्योंकि वो सोचा कि आखिर में वो फ्रूट जो है वो अर्थ पर क्यों आया, क्यों नहीं स्काई की तरफ मूव कर गया। क्या उस स्टेप का आंसर न्यूटन ने उसी समय फाइंड आउट कर लिया? नहीं, अपने थ्रू आउट लाइफ उन्होंने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद फाइनली जाकर के उन्होंने बताया कि क्यों फ्रूट अर्थ पर आया। उसी पर बना हुआ यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन चैप्टर जो आप पढ़ चुके हो। तो कहने का मतलब कि बैठ करके केवल एक लाइन बताया जाए तो उस पर तुम नहीं, पहले उसको सोचो, अपने माइंड में स्टोर करो, और स्टोर करने के बाद देखो कि जो बताया गया है उससे कितना वो सही जा रहा है, कितना सटीक पॉइंट है या नहीं है। हर चीज का आंसर है। साइंस देखो, साइंस जो है हाइपोथेसिस नहीं है, साइंस जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सारी चीजें जो बताई जा रही है, इन सारी चीजों का एक्सपेरिमेंट किया गया है, और एक्सपेरिमेंट जब वेरीफाइड हो गया है तब आपको बुक के अंदर पढ़ाया जा रहा है। और जो हाइपोथेसिस है वो आपको बता दिया जाएगा कि यह हाइपोथेसिस है, यानी हाइपोथेसिस रॉन्ग भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली आपको करके बताया गया और प्रैक्टिकल करने के बाद जो सही हुआ, उस चीज को जो आपको बताया जा रहा है वो कभी गलत नहीं हो सकता। नहीं। तो याद रखना, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसके पास वर्क करने की कैपेसिटी है। यानी इफ द बॉडी passes, if the body is in the motion, then passes the kinetic energy, and due to kinetic energy the body can do the work। बॉडी वर्क कर सकती है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर कोई बॉडी अर्थ के विथ रेस्पेक्ट में उसके पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग है तो उसके पास एनर्जी है, और उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी को डेफिनेशन आपको बताया गया कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय virtue ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, एंड द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जो आपको बता दिया गया। ओके, तो ये क्लियर था आपका पॉइंट्स। अब जो है आपका रनिंग आउट ऑफ टाइम स्क्रीन पर आ गया है, टाइम बहुत कम है, इसलिए न्यू टॉपिक जो आपने वर्ड अभी यूज किया था सर 9 मिनट है अभी। व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी, तो रिमार्क कर लीजिए। न्यूमेरिकल बताने के लिए सर कह रहे थे अभी। मैकेनिकल एनर्जी 9 मिनट है अभी। न्यूमेरिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी बोथ टॉपिक्स आर एक्सप्लेन टुमारो, इसलिए कि अब रनिंग आउट ऑफ टाइम दिया है, जहां स्टार्ट करेंगे तो पॉइंट आपका बीच में ही ब्रेकअप हो जाएगा, फुल सर नहीं हो इस पाएगा। पोटेंशियल सर इसी पे एक बताइए न्यूमेरिकल, किस पर? ये जो भी पढ़ाए हैं। A body of mass, a body of mass 4 kg is taken from a height of 5 meter, height of 5 meter to a height of 10 centimeter, 10 meter. 10 meter. Find the increase in potential energy. Find the increase in potential एनर्जी। चलो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले लिया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पर। क्वेश्चन रीडिंग कर लो। ए बॉडी ऑफ मास 4 kg, इट इज टेकन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर टू ए हाइट 10 मीटर, यानी 5 मीटर हाइट से उस बॉडी को हम 10 मीटर हाइट तक रेज कर रहे हैं। तो बताओ कि उसके पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ। अगर बॉडी 5 मीटर पर हाइट पर है तो भी उसके पास एनर्जी है, अगर बॉडी को 10 मीटर हाइट पर ले जाएंगे तो भी उसके पास एनर्जी होगा। तो कितना एनर्जी इंक्रीज हुआ? तो 10 मीटर हाइट के पोटेंशियल एनर्जी में से 5 मीटर हाइट के पोटेंशियल एनर्जी को जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगा। देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जरा इधर ध्यान से देखो आप। बॉडी का मास क्या है? 4 kg। H1 का वैल्यू क्या है? 5 मीटर।
H2 का वैल्यू क्या है 10 मीटर। देखते जाओ आप। अब आइए पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। U1 बराबर mg H1, U2 का जो वैल्यू होगा वो mg H2 होगा। आप U2 में से E1 को माइनस कर दो, U2 में से E1 को माइनस करोगे, यही आपका है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो U2 का वैल्यू हो जाएगा mg H2 और E1 का वैल्यू होगा mg H1। mg कॉमन लेंगे तो ये होगा H2 माइनस H1। m का वैल्यू है 4, g का वैल्यू चलो हम 10 ले रहे हैं, और H2 का वैल्यू है 10 और H1 का वैल्यू है 5। 4 इंटू 10 इंटू 5, 5 4 जा 20, 20 10 जा 200, यानी 200 जूल एनर्जी में इंक्रीजमेंट हुआ। कितना एनर्जी इंक्रीज हुआ 200 जूल। सर V1 क्या है? हाँ हेलो बोलो। वेलोसिटी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बॉडी को 5 मीटर हाइट से अगर 10 मीटर हाइट तक हम रेज कर दें तो उसका एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा, तो 200 जूल। देख लो 4 इंटू 10 और 10 में से 5 जाएगा 5, जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 200 जूल। यानी बॉडी को अगर 5 मीटर हाइट से अगर 10 मीटर हाइट तक हम रेज कर दें तो उसके पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल इंक्रीज कर जाएगी। तो ये एग्जांपल्स था। इस तरह से आपका टाइम ओवर हो गया, फिर नेक्स्ट आपको कल डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you to all of you.